हेलो दोस्तों, विकास शर्मा मैथ्स पे आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2024 के लिए मैथ्स पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में आपको हर क्लास के अंदर 20 सवाल कराए जाएंगे और उन सवालों को कराने की अप्रोच के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। जिन स्टूडेंटों को कंपटीशन मैथ की थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है, वो स्टूडेंट इस क्लास को नहीं देखें। इस क्लास को देखने के लिए आपको कंपटीशन मैथ की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप अपना समय बर्बाद करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार एक वस्तु के लिए कितने क्रय मूल्य का भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य कितना है? 2400 रुपये है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीखें। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपको क्या दे रखा हो, डिस्काउंट दे रखा हो और दूसरा प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो, तो आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के अंदर रेशो कैसे निकालना है वो हम सीखते हैं। तो आपको क्या क्या दे रखा है? एक तो आपको डिस्काउंट दे रखा हो, एक प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रखा हो। तो आपको क्या निकालना है? सीपी और एमपी के अंदर रेशो निकालना है। तो क्या करते हैं, सीपी के लिए हम क्या करते हैं? सीपी के लिए हम करते हैं 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी के लिए क्या करते हैं? 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो वो ऐड हो जाएगा और लॉस होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी को आना चाहिए। इससे आप इस सवाल को बहुत ही कम समय के अंदर कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सवाल के ऊपर आते हैं। सवाल क्या है? यहाँ पे आपको दे रखा है कितना? 40% डिस्काउंट दे रखा है और 20% का लाभ दे रखा है। तो अब हम क्या निकालते हैं? सीपी और एमपी के अंदर रेशो निकालते हैं। तो क्या रेशो निकल के आएगा? 100 माइनस डिस्काउंट कितना है? 100 माइनस 40 कितना हो गया? 60। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120। तो क्या रेशो निकल कर आया आपके सामने? 1:2 निकल के आया है। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी है? 2400। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 1200। क्या हो गई? 1200। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, 1200 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? क्या ये चीज आप सभी को क्लियर है? ये सवाल आप सभी को समझ में आया? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने कि एक आदमी 64 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है और वह 16 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाकर प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। तो पूरी यात्रा की औसत गति आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है वो यहाँ पर सीखते हैं। अगर ये आपको कोई डिस्टेंस दे रखा है ए और बी, ठीक है, यहाँ पर कोई आदमी S1 स्पीड से जाता है और इधर से S2 स्पीड से वापस आ जाता है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कैसे निकालनी? तो आपको बताना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 2 गुणा S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो अब सवाल के ऊपर आते हैं। सवाल आपको दे रखा है और इसमें आपसे क्या पूछा है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या करेंगे? 2 मल्टीपल 64 मल्टीपल 16 बटे में कितना हो गया? 16 और प्लस कितने हो गए? 64 कितने हो गए? 80। ये आ गया। अब इनको कैंसिल करते हैं। 16 से कैंसिल किया कितना आ गया? 5। यहाँ क्या बचा अपने पास?
128/5। जब भी किसी नंबर के अंदर आप 5 का भाग दो तो उस नंबर को डबल करके एक स्थान बाद में पॉइंट लगा दो। तो डबल कर दो, कितने हुए 16, 5 और 2, तो एक स्थान बाद में क्या लगा दे पॉइंट। तो ये आपका आंसर है। तो एवरेज स्पीड क्या है 25.6 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल है, इसके अंदर आपको दे रखा है कि √6, √8 और √21 का चतुर्थानुपाती आपको बताना है। तो आप इधर देखिए, अगर आपको दे रखा हो A, B और C और इसका आपको चतुर्थानुपाती बताना है, तो क्या करोगे? तो उसके लिए आप करोगे B × C/A। क्या करोगे? B × C/A करोगे। ठीक है, सवाल को करते हैं। सवाल में क्या दे रखा है आपको? 6, 8 और 21। तो √8 × √21/√6। अब इनको डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं? यहाँ हमें 2 से डिवाइड किया तो 3 बचा, तो ये क्या आ गया 4, या 3 को डिवाइड किया 7 बचा, तो 4 क्या आ जाएगा बाहर निकल के 2 बन जाएगा और 7 रूट के अंदर रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अपना आंसर आया है 2√7। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। क्लियर है? क्या ये चीज़ आप सभी लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने। इस सवाल में आपको दे रखा है कि 5 घंटियां पूर्वाह्न 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती है। वे 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। घंटियां फिर से किस समय पर एक साथ बजती है, ये आपको बताना है। अगर ऐसा सवाल आपके सामने हो तो दिए गए समय का आपको क्या निकाल लेना है? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है 12 और 18, जो 12 24 के अंदर भी है और 18 36 के अंदर है, तो इन दोनों को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब हम एलसीएम निकालेंगे 24, 36 और 45 का। तो ऐसी संख्या ढूंढो जो 24 का भाग जा सके, 36 का भाग जा सके और 45 का। तो ये संख्या क्या होगी? ये संख्या आपके सामने निकल कर आएगी। इन सभी का एलसीएम क्या आएगा? 360। अब ये 360 क्या है? 360 सेकंड है। तो इनको मिनट के अंदर चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 60 का भाग देंगे। कितनी बार गया? 6 बार। तो 6 मिनट के बाद में ये सभी घंटियां दोबारा एक साथ बजेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। क्लियर है? ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दे रखा है। इस सवाल में है कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। यदि वह 28,500 रुपये भोजन और वृद्धाश्रम पर खर्च करता है तो ए का वेतन क्या होगा? तो इसने टोटल कितना खर्च कर दिया? 45 और 5%, तो इसने 50% तो खर्च कर दिया है। तो बचा क्या है इसके पास? 50%। और 50% की वैल्यू क्या दे रखा है? 28,500। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें निकालना है 100% इसका वेतन। क्या निकालना है? इसका वेतन निकालना है। तो ये कितना मल्टीपल हो रहा है? 2 से, तो ये भी 2 से मल्टीपल हो जाएगा। तो क्या आएगा? 28 को जब 2 से मल्टीपल करोगे कितना होगा? 56 और 5 को करोगे 57। तो कितना आ गया? ऑप्शन 2 आपका सही आंसर। क्लियर है? आप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने। इसमें दे रखा है कि 9 सेमी त्रिज्या
और 15 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेमी ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो आपको बेलन का व्यास निकालना है। चलो कुछ फॉर्मूले सीख लीजिए आप। क्या है? बेलन, बेलन दे रखा है। बेलन का आयतन क्या होगा? V। बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन है। और क्या दे रखा है? शंकु। शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब सवाल के ऊपर चलते हैं। सवाल में आपको ये दो चीजें दे रखी है, शंकु की और बेलन की, और आपको व्यास निकालना है। तो किसी भी चीज का, कोई भी चीज हो, कैसी भी आकृति हो, चाहे वो बेलन हो, शंकु हो, अगर उनको चेंज करते हैं, बेलन को अगर शंकु के अंदर चेंज करेंगे तो उनका आयतन सेम रहेगा। उनकी आकृति चेंज हो सकती है लेकिन आयतन क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर अपने पास एक शंकु है और इसको चेंज कर रहे हैं किसके अंदर? बेलन के अंदर, तो इसका क्या सेम रहेगा? इसका जो आयतन है वो सेम रहेगा। आयतन कभी चेंज नहीं होता। इनकी जो आकृति है, शेप है, वो चेंज हो जाती है। तो इस सवाल को हम करते हैं। अब आकृति चेंज हो जाती है तो हम इन दोनों की जो वो दे रखा है आयतन, उसको क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, जो शंकु है उसका आयतन क्या था? 1/3 पाई आर क्या है? 9, और एच कितना है? 15। इक्वल क्या होगा? पाई आर आपको दे नहीं रखा, एच कितना दे रखा है? 45। ठीक है, अब कैंसिल करते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, 15, 3 45, इस 3 से ये कैंसिल, तो इस 3 से ये भी कैंसिल हो गया। तो यह क्या बचा? 9 इक्वल आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी 3। क्या निकल कर आएगी? 3। अब क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट, जैसे 3 निकल कर आते हैं और इस 3 को टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। यहां पे आपको व्यास पूछा है तो आपको व्यास बताना है, ना कि त्रिज्या। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। तो कितना हो गया? 6। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में आपको दे रखा है, पूछा है कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये सवाल आप सभी लोग कर सकते हैं जिनको अभाज्य संख्या के ऊपर ज्ञान हो। जो अभाज्य संख्याएं जानते हो वो इस संख्या को कर सकते हैं आराम से। तो इस क्वेश्चन को डालने का यही पर्पस था कि मैं आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बता सकूं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके अंदर खुद और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा सके। जैसे 2 है, 5 है, 3 है, 11 है। ये वो संख्याएं हैं, इनके अंदर इनका जो फैक्टर होगा या तो एक खुद होंगे या फिर एक होगा। इसके अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं होगा। मतलब इनके अंदर फैक्टर की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। जिन संख्याओं के अंदर फैक्टर्स की संख्या 2 हो वो संख्याएं प्राइम नंबर होती है, मतलब अभाज्य संख्याएं होती है। तो यहां देखिए 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? कितनी होती है? सॉरी,
1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15। और 50 से 100 के बीच कितनी हो गई? 10। और टोटल 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हो गई? 25। कितनी हो गई? 25। और 1 से 200 के बीच कितनी प्राइम नंबर होते हैं? कितने होते हैं? 46 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 46 प्राइम नंबर होते हैं। तो सवाल के ऊपर चलते हैं। सवाल में आपसे पूछा है कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो कौन सी होगी? 41 अभाज्य संख्या है। 42 नहीं होगी। फिर 43, फिर 47। कितनी होगी? 47। और इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो कितनी अभाज्य संख्या है 40 से 50 के बीच में? 3 अभाज्य संख्या है। कितनी है? 3 है। क्लियर है? ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है प्राइम नंबर क्या होता है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में आपको एक बोर्ड मास का सवाल दे रखा है। बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है ये हम लोग सीखते हैं। ये होता है बोर्ड मास। बी का मतलब ब्रैकेट, कोष्टक होता है, जैसे बड़ा हो गया, छोटा हो गया। ओ का मतलब ओफ, का या फिर का। ठीक है। डी का मतलब डिवाइड, मतलब भाग। एम का मतलब मल्टीपल, मतलब गुणा। ए का मतलब ऐड करना, मतलब जोड़ना। एस का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्ट करना, मतलब घटाना। ठीक है। तो इसी क्रम के अंदर चलता है। पहले क्या होगा? ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ओप सोल्व होगा, फिर डिवाइड सोल्व होगा, फिर मल्टीपल होगा, फिर ऐड सोल्व होगा, फिर क्या होगा? सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट सोल्व होगा, मतलब घटाना सोल्व होगा। तो सवाल के ऊपर चलते हैं। सवाल है आपके पास। सवाल है 45 माइनस 3 मल्टीपल 6 का 4 प्लस 12 भाग 3 इंटू 6 माइनस 4 गुणा 5 प्लस 6 है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? पहले इसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। हमने इसको सोल्व किया। 6 का 4 है मतलब 24 है। का मतलब होता है मल्टीपल, गुणा। ये हो गया 24। ठीक है। फिर प्लस, फिर डिवाइड को सोल्व करते हैं। डिवाइड क्या हो गया? 3 का भाग देंगे 12 के अंदर, कितना है? 4। और मल्टीपल कर देंगे 6 से, क्योंकि मल्टीपल दे रखा है। ये कितना हो गया? ये भी 24 हो गया। माइनस क्या दे रखा है आपको? 4 मल्टीपल 5, मतलब 20 हो गया। ये 20 हो गया। ठीक है। अब इनको ऐड करते हैं तो कितना आ गया टोटल? 28। 28 निकल कर आया है। तो अब इसको सोल्व करते हैं आगे। 28, ये है 45 माइनस 3 गुणा 28 प्लस 6। तो 3 से मल्टीपल कीजिए 28 को, कितने हो गए? 84। तो 45 माइनस 84 प्लस 6। तो घटाइए आप। कितने हो गए? 51 माइनस 84। तो 51 माइनस 84, जब माइनस 84 के अंदर से 51 घटाया जाएगा तो क्या निकल करके आएगा? माइनस का 33।
तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? जो मैंने आपको बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट सिखाया है वो आप सभी लोगों को क्लियर है? अगर ये चीज़ क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने। इसमें आपको दे रखा है कि एक 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? ट्रेन की चाल ये है। तो इस टॉपिक के अंदर आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए। अगर ये तीनों फॉर्मूले आपको आते हैं तो ये टॉपिक आपका 50% क्लियर है। तो आप मुझे बताइए दूरी इक्वल क्या होता है? दूरी इक्वल होता है चाल गुणा समय। क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। तो आप लोग बताइए क्या मैं इसे चाल इक्वल दूरी बटा समय लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे जी सर आप इसे लिख सकते हो। और बताइए क्या मैं इसे समय इक्वल दूरी बटा चाल लिख सकता हूं? तो आप लोग बोलोगे जी सर आप इसे लिख सकते हो। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो आप सभी लोगों को आने चाहिए। अगर ये तीनों फॉर्मूले आते हैं तो जो ये वाला टॉपिक है ट्रेन का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का वो आपका 50% क्लियर है। अब हम सवाल के ऊपर आते हैं। सवाल में आपको दे रखा है ट्रेन की लंबाई दे रखी है, सुरंग की लंबाई दे रखी है और आपको समय दे रखा है और चाल पूछा है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई? ट्रेन की लंबाई और प्लस सुरंग की लंबाई। तो इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ऐड करके बताइए आप। 960। कितना हो गया? 960। टाइम क्या है अपने पास? 48 सेकेंड। तो इसे कैंसिल कर दीजिए। कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां आपको किलोमीटर पर हावर के अंदर बताना है। क्या बताना है? किलोमीटर पर हावर के अंदर। तो आप लोग एक और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। जब भी आपको मीटर पर सेकंड से क्या करना है? किलोमीटर पर हावर के अंदर जाना हो या फिर किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड के अंदर जाना हो, किसके अंदर? मीटर पर सेकंड के अंदर जाना हो, तो आप लोगों को जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर के अंदर जाते हो तो आप लोगों को क्या करना है? इसको मल्टीपल करना है 18/5 से। लेकिन जब आप किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड के अंदर जाते हो तो आपको मल्टीपल करना है 5/18 से। क्लियर है? क्या ये चीज़ आप सभी लोगों को क्लियर है? तो सवाल को करते हैं अब हम। सवाल में आपको मीटर पर सेकंड दे रखा है और किलोमीटर पर हावर के अंदर जाना है। तो आप क्या करोगे? मल्टीपल करोगे। किससे मल्टीपल करोगे? 18/5 से। किससे? 18/5 से। अब कैंसिल कीजिए आप। आपने कैंसिल कर दिया, 4 बार गया तो 18 चौक 72। 72 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड निकल कर आई है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप लोगों के सामने है। यहां आपको दे रखा है कि यदि दो संख्याओं का औसत 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल कितना है? 12 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो इस सवाल को करने से पहले आप लोग मुझे कुछ चीजें बताइए। क्या आप सभी लोगों को
ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है। तो आप बोलोगे जी सर ये चीज़ तो किसको नहीं आती। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि इसे मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। तो आप बोलोगे जी सर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो फिर मैं इसे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकता हूँ। तो आप बोलोगे जी सर आप इसे भी ऐसे लिख सकते हो। सवाल को करते हैं। सवाल में आपको क्या दे रखा है, ए प्लस बी का जो एवरेज है वो क्या दे रखा है, 13 दे रखा है। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 13 का 2 गुना। जब हम इनका योग निकालेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा ए प्लस बी कितना हो जाएगा 26। और यहाँ पर आपको दे रखा है रूट ए बी कितना है 12 है। तो ए बी निकालोगे तो कितना आ जाएगा 144। कितना आ जाएगा 144 आपके पास निकल कर आएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा है कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्या होता है -4ab। तो ए प्लस बी कितना है 26 है। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर होता है अपने पास 676 माइनस 4 मल्टीपल 144 करना है। तो 4 मल्टीपल 144 कितना हो जाएगा 676 माइनस, जब 4 का मल्टीपल करेंगे कितना हो गया 16, फिर 4 16 7 और 1 5, 576 हो गया। कितना है अंतर 100। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है 100 है। तो a प्लस बी कितना निकल, a माइनस बी सॉरी a माइनस बी कितना निकल कर आएगा 10। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है। क्लियर है, क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि अनु एक कार्य को पूरा करने में बिन्नी से 4 गुना दक्ष है। जो बिन्नी है उससे 4 गुना दक्ष है अनु। वे एक साथ समान कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं। अनु अकेले कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी। तो आप सभी को पता होगा जो वर्क है W वो होता है टाइम गुना एफिशिएंसी, मतलब क्या होते हैं दक्षता निपुणता। ठीक है, तो यहां पर आपको दे रखा है जो अनु है वो बिन्नी से 4 गुना दक्ष है। बिन्नी अगर बिन्नी 1 है तो अनु क्या है 4 गुना दक्ष है। अगर वो एक काम को एक समान काम को 7 घंटे में पूरा करते हैं तो वो एक साथ काम करेंगे, कितना काम करेंगे 5। टोटल काम क्या हो जाएगा 5 मल्टीपल 7 कितना हो गया 35। तो अनु अकेले कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी। तो अनु की एफिशिएंसी क्या है 4 है, टोटल काम क्या है 35। तो 35/4 अनु काम करेगी। तो 35/4 हो गया। अब क्या हो गया समय निकालेंगे तो क्या कितना आ जाएगा 35/4 समय आ जाएगा। या फिर आप इसे निकाल सकते हो 8 सही 3/4। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आपको दे रखा है कि 35/4। तो ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि एक 36 मीटर जूट बेचने पर, एक 36 मीटर जूट अपने पास, जैसे मान लो ये टोटल है 36 मीटर। ठीक है, एक दुकानदार को 12 मीटर जूट के समान जो जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ होता है।
12 मीटर, तो 12 मीटर कितना मान ले हम 12 मीटर मान लेते हैं इतना, ये 12 मीटर है भाई, यहाँ से यहाँ तक का ये 12 मीटर। ठीक है, मूल्य के बराबर राशि का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब हम 36 मीटर जूट बेचते हैं तो 12 मीटर के बराबर लाभ होता है, तो हमने कितने का मूल्य लगाया, कितने मूल्य का जूट बेचा है हमने, तो 12 माइनस कर देंगे 36, कितना हो गया 24। जितना 24 मीटर जूट पर हम पैसे देते हैं उतने रुपए का हमने उसको जूट बेचा है। और लाभ कितने का हो रहा है, 12 का। कितने पे हो रहा है, 24 पे हो रहा है। कितने पे, 24 पे, 12/24, कितने का लाभ हो रहा है, 1/2। तो 1/2 फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, 50%। कितनी होती है, 50%। तो यह प्रॉफिट कितना हुआ, 50%। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए का आपका सही आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की वैल्यू आपको कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे 1/2 है तो इसकी परसेंटेज में वैल्यू कैसे निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इसे 100 से मल्टीपल कर देते हैं और अब कैंसिल किया, कितना गया 50 और परसेंट लगा देते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप लोगों के सामने है। अगले सवाल इसमें दे रखा है कि 9 अंकों वाली संख्या, ये संख्या आपके सामने है, उसको 72 से विभाज्य किया जाता है तो विभाज्य हो जाती है पूर्ण तरीके से। तो आपको इसकी वैल्यू आपको बतानी है जो आपके सामने है, और जो आपके सामने दे रखा है इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो इस सवाल को करने से पहले आप कुछ चीज़ें सीख लीजिए। वो चीज़ें हैं, जब भी 2 का भाग दिया जाए, किसी संख्या के अंदर जब 2 का भाग दिया जाता है, क्या किया जाता है, 2 का भाग दिया जाता है तो 2 यूनिट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट होती है, वो क्या होना चाहिए, इवन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। जब हम 4 का भाग देते हैं, जब हम 4 का भाग देते हैं तो 4 का भाग कैसे देंगे, जो लास्ट की 2 डिजिट है, क्या है, 2 डिजिट, वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। जब हम 8 का भाग दें तो क्या होना चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। जब हम 2 की पावर 4 करें मतलब 16, तो लास्ट की 4 डिजिट, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और अगर किसी भी नंबर के अंदर 9 का भाग दे तो 9 का भाग देने के लिए अगर उस संख्या के अंदर पूर्णतः 9 का भाग जाए तो क्या जरूरी है, क्या शर्त वो नंबर फॉलो करना चाहिए। जब किसी भी संख्या के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो संख्या, जो संख्या के नंबर्स होते हैं जैसे ABCD, तो इनका जो जोड़ है A+B+C+D, वो 9 से पूर्णतः भाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णतः 9 का भाग जाना चाहिए और रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो वो संख्या किससे होगी, 9 से पूर्णतः भाजित होगी। क्लियर है, अब हम सवाल को करते हैं। सवाल है अपने सामने, ये संख्या है और इसको 72 से विभाज्य किया जाए। अब 72 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9 × 8। अब 8 का भाग दिया जाए किसी भी संख्या में तो क्या जरूरी है, जो उस संख्या है उस संख्या का लास्ट के 3 डिजिट, कितने डिजिट, 3 डिजिट 8 से विभाजित होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 डिजिट क्या है, तो 3 है अपने पास, 8, 7 और y, इसमें 8 का भाग दिया तो 8 का भाग दीजिए, एक बार जाता है, फिर 7 में देंगे 0, तो 7 के आगे क्या लगाया जाए जब 8 का भाग जाए, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 2, y की जगह 2, क्या लगा देंगे, y की जगह जब हम 2 लगा देंगे तो इसका भाग चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, अब y 2 है, अब 9 का भाग दें तो क्या करेंगे, y 2,
2 + 7 कितने हो गए? 9। 9 + 8 कितने हो गए? 17। 17 + 3 कितने हो गए? 20। 20 + 6 26। 5 31 9 40 8 48। ठीक है, अब ये कितने हो गए? 48 हो गए हैं। अब इसके अंदर अब 9 का भाग दीजिए। किसका भाग देंगे? 9 का। अब 48 के अंदर 9 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 3 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा? 3। तो ये 3 है। तो x को कितना होना चाहिए ताकि 9 का भाग जा सके? तो x को होना चाहिए 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो ये वैल्यू आ गई x की 6। तो x 6 होना चाहिए। अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू। तो x कितना हो गया? 6। तो 6 को 7 से मल्टीपल कीजिए, कितना हो गए? 42। माइनस y कितना था? 2। कितना था? 2। तो 2 को 3 से मल्टीपल कीजिए, 6 रूट। तो कितना हो गया? 36 का रूट। तो 6 आपके पास इसका आंसर निकल के आया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। जो मैं आप लोगों को एक सवाल करा रहा हूँ वो चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस या नो के अंदर आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दे सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल में आपको दे रखा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। यदि वह इसे वास्तविक मूल्य से 20% कम पर खरीदा और इसे 10 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो ये अपने पास क्या है? सीपी। सीपी कितना है? सीपी है और ये एसपी है। कितने में बेचा? कितने में खरीदा होगा? सीपी मान लिया हमने 100। तो इसने 20% के लाभ पर बेच दिया। तो प्लस 20। 100 का 20% 20 ही होता है। तो कितना हो गया? 120। अगर यह इसे 20% कम पर खरीदा होता तो 20% कम क्या हो जाएगा? -20। कितना होगा? 80 पर खरीदा होता और यह इसे कितने में बेचा होता? 10 रुपये कम में। ये 10 रुपये कम में बेचा होता तो इससे 25% का लाभ होता। 25% लाभ किस पर हो रहा है? सीपी पर हो रहा है। किस पर? सीपी पर। ये 25% का लाभ होता। तो 80 का 25% क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। तो 80 का 1/4 क्या हो गया? 20। तो क्या होगा? इसको 20 का लाभ होगा। क्या होगा? 20 का लाभ होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अरे कितने कम में बेच रहा है? 10 रुपये कम में। तो अंतर कितना है? 20% की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये है। तो 100 की कितनी हो जाएगी? ये कितने से मल्टीपल हो रहा है? ये मल्टीपल हो रहा है 5 से। तो ये भी 5 से मल्टीपल हो जाएगा। कितनी हो गई? 50। तो आपका आंसर क्या होगा? 50 आपका आंसर होगा। तो उसका क्रय मूल्य कितना है? 50 है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है? अगर ये चीज़ क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने टाइम एंड वर्क का। इसमें आपको दे रखा है कि पी, क्यू और आर अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एकांतर दिनों में क्यू और आर द्वारा पी की सहायता की जाती है तब कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो आप लोग बताइए, जो पी है कितने दिनों में करता है? पी करता है 10 दिनों में, क्यू 20 दिन लेता है और आर कितने लेता है? 30 दिन लेता है। तो इनका क्या करेंगे? अब एलसीएम विधि से करते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे। हमने एलसीएम निकाला, कितना आ गया? 60। इनकी एफिशिएंसी क्या हुई? अगर पी 10 दिन में कार्य करता है तो 60 को कितने दिनों में करेगा? एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन में वो कर लेगा 6।
क्यू करेगा 3 और आर करेगा 2। क्लियर है। अब हमें दे रखा है कि यदि एकांतर दिनों में क्यू और आर पी की सहायता करते हैं तो कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक दिन तो रहता है पी, उसके साथ क्यू काम करता है, और एक दिन पी रहता है और उसके साथ आर काम करता है। तो टोटल काम कितना हो गया अपने पास? टोटल काम हो गया है पी प्लस क्यू, कितना हो गया 9, और P प्लस आर कितना हो गया 8। अरे ये टोटल काम कितना हो गया 17। कितने दिनों के अंदर? 2 डेज के अंदर। 17 काम करते हैं 2 डेज के अंदर। टोटल काम अपने पास कितना है 60। तो 17×3 = 51। 17×3 = 51। जो ये 51 काम है इसको ये कितने दिनों में कर लेंगे? 3, मतलब गुणा करेंगे 2 से, कितना होगा 6 दिन के अंदर ये काम कर लेंगे 51। बचा कितना 9। तो 9 काम करेंगे ये। क्या करें? P प्लस क्यू एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9, तो 9 का भाग देंगे तो एक दिन और। तो इसमें क्या करेंगे प्लस 1 और कर देंगे, तो 7 दिन के अंदर ये पूरा काम कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई आपको निकालनी है। तो इसे करने से पहले आप कुछ चीजें सीख लीजिए। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है उसका आपको क्या निकालना है? हाइट निकालनी है, समबाहु त्रिभुज की हाइट। तो कैसे निकालेंगे? तो √3/2 गुणा भुजा। ये ए क्या है? भुजा है। √3/2 गुणा भुजा। अगर इसका एरिया आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे? √3/4 गुणा भुजा क्या है ए, तो A², भुजा स्क्वायर आपका फॉर्मूला होगा। क्लियर है। ये दोनों चीज आप लोगों को आनी चाहिए समबाहु त्रिभुज के लिए। तो अब सवाल को करते हैं। सवाल में आपको परिमाप दे रखा है, तो भुजा क्या होगी? भुजा क्या होगी आपके सामने? तो इसमें 3 का भाग दे देंगे, तो ये भुजा अपने पास निकल कर आई है 12√3। हाइट क्या होती है? √3/2 गुणा भुजा। भुजा कितनी है? 12√3। ठीक है। तो हाइट क्या है? 2 को भाग कर दिए 6 बार, 3 से 3 तो कितना हो गया 18। तो क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आया आपका? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है या नहीं है? यस या नो के अंदर आंसर दीजिए। अगर ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो एक बार इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आपके लाइक एंड शेयर से हमें एक उत्साह सा मिलता है जिससे हम और ज्यादा एनर्जी के साथ क्लास को पूरा करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने कि 10 परीक्षणों का औसत कितना है? 46 है। यह बाद में पता चला कि एक परीक्षण को गलती से 142 की जगह 42 पढ़ा गया था, तो सही औसत क्या होगा? कितना कम पढ़ लिया गया? 142 था, हमने कितना पढ़ लिया? 42 पढ़ लिया। तो हमने उस परीक्षण को 100 कम पढ़ा है। कितना कम पढ़ा है? 100 कम पढ़ा है, तो 100 की कमी हो गई। कितने परीक्षणों के ऊपर 100 की कमी हुई है? 10 परीक्षणों के ऊपर। तो इनका एवरेज क्या होगा हर परीक्षण का? 10। तो हर परीक्षण के ऊपर एवरेज 10 की कमी हो गई थी। तो उनका औसत कितना था? पहले 46 था। अब गलती ठीक कर ली तो अब कितना हो जाएगा? +10 और कर देंगे, कितना हो गया? 56 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4 आपका सही आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं देरी ना करते हुए अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल आपके सामने है, एक व्यक्ति की आय कितनी है? 95,000 रुपये और उसका व्यय कितना है? 75,000 रुपये। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो ये क्या है? इनकम। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, व्यय करेंगे, तो क्या बचेगा अपने पास? सेविंग, बचत आएगी। तो इनकम कितनी है? इनकम है अपने पास, इनकम को यहां से कैंसिल कर लेते हैं। ये हमने कैंसिल, जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई है, ठीक है। तो ये हो गई 95 और ये 75, ठीक है। इसको भी और कैंसिल करके लिख देते हैं। ये हो गया 19, एक मिनट, ये हो गया 19, 5 से कैंसिल करेंगे, ये हो गया 15, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं इनकम 19 है, एक्सपेंडिचर 15 है, तो सेविंग क्या रहेगी? सेविंग अपने पास रहेगी 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इनको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए अब हम इनके आगे 2 जीरो लगा देते हैं। सबके आगे हमने 2 जीरो लगा दिया। अब इनकम कितना परसेंट बढ़ रही है? इनकम बढ़ रही है 18%। तो 19 का 18% कितना हुआ? कितना हो गया? 324 प्लस 18 कितना हो गया? 2 4 3, तो 342। कितना हो गया? 342 हो गया 18%। और व्यय का 12% कितना हो गया? 12 को 15 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो गया? 180%। बढ़ा कितना है? जो सेविंग है वो कितनी बढ़ी है? वो बढ़ी है, इसे माइनस कीजिए, 2 6 और 1, 162 बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 162। 162 बढ़ी है 400 के ऊपर। 162 कितने के ऊपर? 400 के ऊपर। 100 से मल्टीपल कीजिए, ये कैंसिल, 4 का भाग दीजिए, कितनी बार गया? 4 बार। 2 के अंदर दीजिए 0.5, तो 40.5% इसकी जो बचत है वो बढ़ी है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। क्लियर है? ये चीज़ आप सभी लोगों को क्लियर है? अगर ये चीज़ क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ये सेकंड लास्ट सवाल है आपका, कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित समान दर पर 4 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है? 13,200 रुपये, और 8 वर्षों के बाद ये हो जाती है 16,400 रुपये। समान राशि पर 3/1/5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? ये आप लोगों को बताना है। तो इस सवाल को करने से पहले आप सभी लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो साधारण ब्याज है वो हर साल सेम रहता है, ना तो घटता है ना ही बढ़ता है, ठीक है। तो 4 वर्षों में कितना था? 13,200 रुपये, और 8 वर्षों में हो गए 16,400। तो ये 4 वर्षों में कितना बढ़ा है? कितना बढ़ा है 4 वर्षों में? तो यहाँ पे देखिए आप, ये बढ़ा है 2 3, ये 3,200 रुपये बढ़े हैं। 4 वर्षों में 3,200 रुपये बढ़ा है। तो ये क्या बढ़ा है? ब्याज बढ़ा है, साधारण ब्याज। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा? 4 से डिवाइड कीजिए, कितना है? 800 रुपये बढ़ा है। ये 1 वर्ष के अंदर कितना रुपए बढ़ा है? 800 रुपये बढ़ा है। तो राशि क्या होगी? 4 वर्षों में कितना ब्याज होगा? 3,200। अगर हम 13,200 के अंदर 3,200 माइनस करेंगे, 13,200 माइनस 3,200, तो क्या आएगा अपने पास? 10,000 रुपये। तो मूलधन क्या था? 10,000 रुपये था। अब ये कह रहा है कि समान राशि पर, 10,000 पर, समान राशि पर 3/1/5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज आपको बताना है। ये जो 3 वर्ष है, 3 के लिए क्या क्या हो गया? 10% के हिसाब से 30%, और ये 1/5, इसको मल्टीपल करेंगे 10 से तो कितना? ये हो गया 2%।
तो +2%, कितना हो गया 32%। तो 32% हो गया है। अब 32 को मल्टीपल करेंगे 10,000 के 1% से, क्या हो गया, सॉरी गलती हो गई थी, क्या हो गया, यहां पे आपको करना है 32 को मल्टीपल करना है 10,000 के 1% से, कितना हो गया 100 है, तो टोटल कितना आ गया 3200। तो साधारण ब्याज क्या होगा 3200। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल आपका इस क्लास का लास्ट सवाल है। तो इस सवाल में आपको दे रखा है रवि और सुमित का वेतन 4:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपये की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 35:40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन क्या होगा? तो आप मुझे बताइए, जो ये दे रखा है इनको कैंसिल आउट करके क्या मैं 5:8 लिख सकता हूं, और सॉरी 7:8 लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे जी सर आप इसे 7:8 लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या था, जो इनका जो भी क्या था ओल्ड अनुपात था वेतन का, वो क्या था 4:5, क्या था 4:5 था। किसका था ये, कौन कौन थे, रवि और सुमित का। और जो न्यू है वो क्या है 7:8 का है, 7:8। तो कितना बढ़ रहा है, +3 यहाँ बढ़ रहा है और यह +3 यहाँ बढ़ रहा है, और बढ़ क्या रहा है रियल में 6,000। तो एक की वैल्यू क्या आ गई 2,000। तो इसमें पूछा गया है कि आपको सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है 8, तो 8 को 2 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो गया 16,000। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। क्लियर है? तो आज हमने इस क्लास के अंदर जीडी के PYQ सीरीज के अंदर हमने 20 सवाल किए हैं, और 20 सवालों के अंदर हमने आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाने की कोशिश की है। कुछ सवालों के अंदर हमने कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया क्योंकि वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा था। जिस सवाल के अंदर जो कॉन्सेप्ट लगा है उसको हमने आपको सिखाने की कोशिश की है, और ऐसे ही हम अगली क्लासों के अंदर भी क्वेश्चन को सोल्व कराने की अप्रोच के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया है और अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इसी जोश और उत्साह के साथ। धन्यवाद।